नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक खबर से। अगर किसी बच्चे के माँ बाप स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाए तो किसी बच्चे को बेइज्जत किया जाना कहां तक सही है। जी हां, ये खबर है प्रियांशी नाम की एक बच्ची की, जिसके माता पिता फीस जमा नहीं कर पाए और स्कूल ने प्रियांशी को बेइज्जत किया और आखिर में प्रियांशी ने वो कदम उठाया जो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए रिपोर्ट। अपनी चप्पल उतारी, धड़ धड़ मारने लगी। मामा को इतना मारा, घर में आके पुलिस वालों को बुला के कह रही कि ऐसा केस लगाऊंगी जो जिंदगी भर तेरा बाप नहीं उभरेगा। बहुत मारा, 12 टीचर आई हुई थी। नवी की प्रियांशी को क्या स्कूल ने मार डाला? एक बार तो दुर्गेश मैडम ने मेरी बच्ची को बंद करके मारा स्कूल में। आपकी क्या लगती थी? क्या हुआ था आपके घर पर? क्या हुआ था? ये मैम आई थी, इन्होंने क्या करा था? मैंने पति पापा को मारे और मेरे मारे, इसके मारे और मेरी बड़ी दीदी के मारे। मैं भाग गई थी, तब गई थी राजा और रोते रोते अपना गेट कुंडी लगा ली थी और चुन्नी बांध ली थी। कहाँ बांधी थी चुन्नी? अपने यहाँ पे गले पे। पीएस पब्लिक स्कूल की ये छात्रा थी और पिछले 3 महीनों से अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर उनके स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स इनके ऊपर काफी दबाव बना रहे थे। 3, 4, 5 मैडम और आई, प्रिंसिपल भी आए। वो आती कन बस न कुछ बोली ना कुछ बताया। तो बच्चे थे, हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापड़ मार दी। बोले तेरा सामान लेके जाएंगे। फिर कहने लगी मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ 100 नंबर पे कि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा, तूने मुझे बिस्तर पर लेटाया। दीवार पर तस्वीर शिक्षा की देवी की, लेकिन यहाँ की कहानियां हैवानों जैसी। गाजियाबाद के घूकना इलाके में बना ये स्कूल कहाँ से मान्यता प्राप्त है इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऐसी कोई जानकारी नहीं देता। हालत ये है कि अब जब एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया स्कूल के टीचर्स और प्रशासन की हरकतों के बाद, तो बोर्ड तक हटा दिया गया है। स्कूल का नाम इधर और उधर दीवारों पर छपा हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लास्ट में ये बोर्ड चिपका दिया गया है कि 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये स्कूल कावड़ियों की वजह से बंद रहेगा। तो इस तरह की खबरें जब आती हैं तो बहुत ही दुखदायक होती हैं। चंद पैसों के लिए इस तरह के फैसले बच्चों को लेने पड़ते हैं। एक बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से भी आई, जहां महज 15 रुपए के लिए दलित दंपति का मर्डर कर दिया गया। वारदात लखीमपुर गांव की है। भारत सिंह और उनकी पत्नी ने दुकानदार अशोक मिश्रा से 15 रुपए का सामान उधार लिया था। गुरुवार सुबह जब पति पत्नी खेत की ओर जा रहे थे, तभी अशोक ने 15 रुपए मांगने शुरू कर दिए। नहीं मिलने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। भारत और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। 15 रुपया में जान ले ली मेरा बिरना की। कौन लोग थे, किन्होंने लिए? भैया हम दोनों में पंडित सुनिए को बताओ। अशोक के बारे में बताया जाता है कि इसने जो है कुल्हाड़ी से इन दोनों के गले काटे हैं। आरोपी पकड़ा गया, थाने में है और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी पहले नंबर पर है। 2015 में यूपी में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 8,946 केस दर्ज किए गए। यूपी में 2014 में दलितों के खिलाफ 8,075, 2013 में 7,078 घटनाएं हुई। दलितों के खिलाफ अपराध में राजस्थान दूसरे, बिहार तीसरे और गुजरात चौथे नंबर पर है। और अब एक खबर आपको पार्लियामेंट से दिखाते हैं, जहां पर गर्मा गर्म बहस आज हुई महंगाई के मुद्दे पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा तो वित्त मंत्री ने भी उसका जवाब दिया। मगर आप एक और काम करिए। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल ने सरकार से कहा कि वो महंगाई कम करने की एक तारीख बताएं। राहुल ने सरकार की योजनाओं का भी मजाक उड़ाया। इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए
जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, जब दाल का दाम कम हो जाएगा, आलू और टमाटर का दाम कम हो जाएगा। आप बता दीजिए, डेट हमें बता दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर गई थी। देश में पिछले कुछ हफ्तों से दालों के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। देश भर में सब्जियों के दाम में भी काफी इजाफा हुआ है। जून महीने में खुदरा महंगाई की दर 22 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। और 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस में आज मुंबई की मकोका अदालत ने फैसला सुनाया। आरोपियों में 26/11 हमले का एक आरोपी अबू जुंदाल भी था और अबू जुंदाल और उसके साथियों ने 2006 में एक खतरनाक आतंकी साजिश रची थी। साजिश थी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की। कसाब का हिंदी टीचर अबू जुंदाल, वो आतंकी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी। अबू जुंदाल यानी वो आतंकी जो नरेंद्र मोदी से 2002 के गुजरात कांड का बदला लेना चाहता था। उसे आज मुंबई की मकोका कोर्ट ने 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस में दोषी करार दिया है। अबू जुंदाल और उसके साथियों ने दंगा भड़काकर और आतंकी हमला करके 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रची थी, लेकिन उनकी ये साजिश वक्त रहते नाकाम हो गई। इस मामले में सरकारी पक्ष की ये दलील थी कि ये आरोपी साल 2002 में हुए गोधरा कांड का बदला लेना चाहते थे और जिहाद के नाम पर नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को निशाना बनाना चाहते थे। आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस दलील को भी स्वीकार किया। मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के अलावा और भी दूसरे राजनीतिज्ञों को मारने के लिए ये साजिश रची गई थी। इस साजिश को अबू जुंदाल और उसके साथियों ने जिहाद का नाम दिया था। कोर्ट ने जो है ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन की केस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है और दूसरे जो है कुछ पॉलिटिशियंस हैं, इनको जो है इनके ताल्लुक से कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि प्रोसिक्यूशन की केस में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आर्म्स एंड एम्युनिशन जो लाया गया वो इस ताल्लुक से लाया गया। जुंदाल को 27 मई 2013 को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया था। पहले उसकी दिल्ली में एनआईए ने कस्टडी ली और उसे अपने केस में आरोपी बनाया। बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच को 26/11 केस में उसकी कस्टडी मिली। मकोका कोर्ट ने अबू जुंदाल समेत 12 को दोषी करार दिया है और 8 दूसरे आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। मई 2006 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था। अबू जुंदाल हथियारों से भरी इस गाड़ी को चला रहा था। आरोप है कि हथियारों का ये जखीरा पाकिस्तान से लाया गया था। मकोका कोर्ट में 2013 में ये सुनवाई शुरू हुई थी। अब 3 साल बाद इस केस के दोषियों की सजा का ऐलान कल किया जाएगा। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। जीएसटी पर नानुकुर करने के बाद इस पर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है, तो सरकार के लिए एक राहत की खबर जरूर। सभी राजनीतिक पार्टियों की लगभग उसमें सहमति बनी हुई और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी लोगों के सरोकार को पूरी तरह से ध्यान में रख करके जीएसटी बिल आ रहा है और मुझे लगता है किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि जीएसटी बिल इस सत्र में पास होगा। हमारी पार्टी पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है और जो ग्रीवांसेस थे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के या मेन अपोजिशन पार्टी के, वो भी सुलझा लिए गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय। अभी ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिंग पोंग खेलता था, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पिंग पोंग बंद होना चाहिए। जीएसटी बिल पास होना चाहिए। कांग्रेस और राज्यों की नानुकर करने के बाद अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी जीएसटी बिल के पास होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने में करीब करीब सफल हो गई है। हालांकि संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसे अगले हफ्ते पेश करने पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत जारी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार करीब करीब सभी रीजनल पार्टियों को मनाने में कामयाब हो गई है। सरकार को पूरा भरोसा है कि वो संसद के मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल पास करा लेगी। दरअसल कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटर स्टेट टैक्स को हटा दिया है। साथ ही अभी तक इस बिल में राज्यों को होने वाले नुकसान की
3 साल तक ही 100% भरपाई का प्रावधान था। उसके बाद चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50% भरपाई का प्रावधान था। लेकिन अब इस बिल में संशोधन करते हुए पूरे 5 साल 100% भरपाई का प्रावधान किया गया है। यानी कांग्रेस और राज्यों दोनों की मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है। ये दोनों शर्तें ऐसी थी जिसे लेकर रोड़ा अटका हुआ था, लेकिन अब बात बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। एक जो है वो 1% वो वाली बात पे भी सहमत बन रही है। अब जहाँ तक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वो कहते नहीं करना है कैप पे, ठीक है, लेकिन जो है बिल में उसको हिस्सा बनाएंगे। लेकिन कैप का मामला कितनी हो, काउंसिल पे छोड़ा जाए या प्रोविजन बिल में डाला जाए, इस पर भी बातचीत चल रही है। मोदी सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र में ही जीएसटी बिल संसद से पारित कराने की कोशिश में है। मॉनसून सेशन 12 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन अब जीएसटी पास होने की राह आसान दिख रही है, क्योंकि जिस बहुमत की राज्यसभा में जरूरत है, कांग्रेस उस पर सहमति जताती दिख रही है। दरअसल संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल पास किए जाएंगे। इनके लिए सामान्य बहुमत ही काफी होगा। जाहिर है फिलहाल जीएसटी की राह आसान दिख रही है। अब देखना यह है कि जिस मोदी सरकार ने पहले तो 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की बात कही थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2017 कर दिया है, वो सपना क्या अब साकार होगा? क्योंकि विपक्ष और राज्य अब दोनों सहमत दिख रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि जीएसटी बिल से किसको और कितना फायदा होगा। जीएसटी के बारे में आप काफी वक्त से सुनते आ रहे हैं कि जीएसटी पास होगा तो एक तरह का सिर्फ टैक्स लगेगा, तमाम टैक्स हट जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि जीएसटी का मामला आखिर कितने दिनों से लटका हुआ है, जिसको पास कराने की अभी भी कोशिश कर रही है सरकार। We have introduced the GST bill in Parliament. We are hopeful to roll it out in 2016. लंबे अरसे से अटके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चर्चा में है। पहली बार जीएसटी का प्रस्ताव साल 2006 में आया। तब से लेकर अब तक जीएसटी सियासी खेल में उलझा है। कभी पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, तो कभी राज्यों ने इसका विरोध किया। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी जीएसटी पर चर्चा हुई, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते से कभी नहीं निकाला। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही ऐलान किया कि वो जीएसटी पास कराकर ही मानेगी। लेकिन मुश्किल यहाँ भी आसानी से हल होती नहीं दिख रही थी, क्योंकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद उसके हाथ राज्यसभा में बंधे हुए हैं। जबकि जीएसटी बिल के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। मोदी सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। दूसरी ओर आधे राज्यों का जीएसटी बिल पर समर्थन भी जरूरी था। दूसरी ओर कांग्रेस के पास भी इसे समर्थन नहीं देने को लेकर अपनी दलीलें थीं, लिहाजा जीएसटी बिल का कांग्रेस विरोध करती रही। दरअसल कांग्रेस ने जीएसटी बिल पर रुख साफ कर दिया था कि वो बिल पास कराने में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 3 मांगे माननी होंगी। पहली, जीएसटी रेट को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाए, यानी रेट में किसी बदलाव के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े। कांग्रेस 1% इंटरस्टेट टैक्स लगाने के भी खिलाफ थी। साथ ही कांग्रेस रेवेन्यू शेयरिंग विवाद निपटाने के लिए अलग व्यवस्था भी चाहती थी। सियासी पार्टियों की सहमति के साथ जीएसटी की राह में राज्य की तरफ से भी शर्तों पर आधारित रोड़े अटकाए गए। मसलन राज्य की दलील थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी से बाहर रखे जाएं, एंट्री टैक्स जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए, जीएसटी से राज्यों को होने वाले टैक्स नुकसान की भरपाई की जाए, अगले 5 साल तक केंद्र नुकसान की भरपाई करे और जीएसटी दर लागू करने में राज्यों की भूमिका बढ़े। हालांकि इन मुद्दों का निपटारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर अब कर लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई भी जीएसटी को अब तक उलझाए रखने के लिए जिम्मेदार रही है, क्योंकि मामला क्रेडिट लेने पर अड़ा रहा। कांग्रेस की दलील रही कि ये उसका बिल है और अगर ये बिल कानून बनता है तो ये क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस ने इसे कभी मन से चाहा ही नहीं। लेकिन जीएसटी की राह अब आसान दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो दिन अब दूर नहीं है जब हर कोई बेहद ही कम कीमत में एसी और फ्रिज खरीद सकेगा, वो भी बिना चिंता किए कि भारी बिजली बिल वो कैसे चुकाएगा। कुछ महीनों के अंदर ही पावर मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली EESL कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली। देखिए रिपोर्ट। फ्री का फ्रिज, फ्री का एसी,
जी हाँ, अगर सरकार की नई योजना पर यकीन किया जाए तो आम आदमी को फ्री में फ्रिज और एसी मिल सकता है। सरकारी एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL ऐसे फ्रिज और एसी को बाजार में लाने जा रही है जो बिजली खपत के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगले 4 से 5 महीने के अंदर EESL के मुताबिक ये प्रोडक्ट मार्केट रेट पर इस समय उपलब्ध एसी से करीब 45% से भी ज्यादा किफायती होंगे। और पावर सेविंग की अगर बात करें तो एक 5 स्टार एसी में जितनी बिजली खर्च होती है उसकी तुलना में 40% कम बिजली की खपत होगी। एसी फ्रिज की पेमेंट के लिए EESL EMI की सुविधा देगा और आपके पास सुविधा होगी कि बिना किसी डाउन पेमेंट के आप EMI पर एसी घर ले आएं। एसी की कीमत के आधार पर EMI तय होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रिज या एसी मुफ्त में कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने EESL के जरिए 30,000 रुपए का फ्रिज 0 डाउन पेमेंट पर खरीदा। इस फ्रिज के इस्तेमाल से आपके हर महीने 500 रुपए की बिजली की बचत हुई। ये 500 रुपए की बचत ही आपकी EMI होगी और ये बिल में जुड़कर आएगी। धीरे धीरे आप बिजली के बिल के साथ फ्रिज की पूरी कीमत 3 साल के भीतर चुका देंगे और फ्रिज आपका हो जाएगा। अगर आप पूरी कीमत देकर एसी फ्रिज घर लाना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प है। हम जो एसी की बात अभी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की 5 स्टार लेबलिंग है जो मैंडेटरी है। उसको जो सबसे ऊंची एफिशिएंसी है वो 3.5 है। उसको एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। बेसिकली जो कूलिंग रिक्वायर्ड है उसमें डिवाइडेड बाय कितना बिजली खपत होती। और आइडिया ये है कि हम मार्केट डिमांड एग्रीगेट करके उसके दाम को रीजनेबल करें, जैसे हमने LED में किया, और तब फिर वो उपभोक्ता के लिए वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि वो नॉर्मल बिजली मिलेगी। EESL के मुताबिक बल्क प्रिक्योरमेंट से कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाकर जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेम मैकेनिज्म पे एज यू सेव। उसमें अगर आपने देखा LED बल्ब में 8 महीने में रिकवरी है, फैन में 2 साल की रिकवरी है। LED ट्यूबलाइट का टेंडर हमने अभी अगले हफ्ते खोलना है। उसके बाद कॉस्ट क्या आती है उसके हिसाब से कितनी रिकवरी पीरियड होगा वो तय होगा। ऐसे प्रोडक्ट की सफलता के बाद EESL ज्यादा बिजली खपत करने वाली कुछ और बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये प्रोडक्ट भी LED बल्ब और फैंस की तरह कीमत और सेविंग के लिहाज से हिट साबित होंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि LED ट्यूबलाइट कैसे आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। बिजली बचाने वाले एसी फ्रिज के अलावा सरकार इससे पहले LED लाइट्स की योजना ला चुकी है, लेकिन अब सरकार LED ट्यूबलाइट लाने की योजना बना रही है। अब आप कुछ ही दिनों में दिल्ली में LED ट्यूबलाइट भी खरीद सकते हैं। 1-2 दिनों में इसकी टेंडरिंग पूरी हो जाएगी। 53 वॉट की 700 रुपए की ट्यूबलाइट को 18 से 20 वॉट की ट्यूबलाइट से रिप्लेस किया जाएगा और इसकी कीमत 300 रुपए के आसपास होगी। EESL ने चालू वित्त वर्ष में 5 करोड़ ट्यूबलाइट बांटने का टारगेट रखा है, जिसमें आम ट्यूबलाइट की तुलना में करीब 50% से ज्यादा की बिजली बिल की बचत होगी। EESL ने अपने ग्राहकों को ऐसे प्रोडक्ट का सही फायदा उठाने के लिए नकली प्रोडक्ट सेलिंग से बचने की सलाह दी है। पावर मिनिस्ट्री इस तरह के प्रोडक्ट के जरिए एनर्जी सेविंग के अलावा कम आय वाले कंज्यूमर को भी ऐसे प्रोडक्ट का फायदा लेने की सुविधा देना चाहती है। इससे पहले सरकार 950 रुपए में 5 स्टार रेटिंग वाले पंखे भी ला चुकी है। पायलट स्कीम के तौर पर EESL ने आंध्र प्रदेश में 2 प्रतिष्ठित कंपनियों को 1 लाख पंखे बनाने का टेंडर सौंपा था। उपभोक्ताओं को 950 रुपए में 5 स्टार पंखे बांटे गए जो 50 वॉट की खपत वाले थे। बाजार में इन पंखों की कीमत 1700 से लेकर 1800 रुपए की थी। सरकार का दावा था कि इन पंखों से उपभोक्ताओं को कम से कम 150 यूनिट की बचत होगी। अगर 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से हिसाब लगाया जाए तो हर साल उपभोक्ता को कम से कम 750 रुपए का फायदा होगा। सवाल यही है कि क्या एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है या नहीं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और बाढ़ की ऐसी खौफनाक तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए जिन लोगों को 6 घंटे इन्हीं पानी के बीच रहना पड़ा हो, मौत से हर पल जूझना पड़ा हो, उस पर क्या बीती होगी। उन्हें बचाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन एयरलिफ्ट। देखिए रिपोर्ट।
ये यमुना का दहला देने वाला तूफान था जिसमें 7 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी। हथनीकुंड बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन अलार्म 7 मजदूरों तक नहीं पहुंचा। जब तक ये संभलते बहाव तेज हो चुका था और 7 इस टापू पर कैद होकर रह गए। बहाव तेजी से जमीन को काट रहा था और घबराहट बढ़ती जा रही थी। टायर ट्यूब से बचाने की तमाम कोशिशें जब फेल हो गई तो सेना का हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। चंद मिनटों में 7 को एयरलिफ्ट कर लिया गया। हमारे खुद गोताखोर यहाँ पर पहुँच गए थे। सब टाइमली हमने पूरा एक्शन लिया और जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने बोट और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा लगा दिया। मनाली के रोहतांग के रास्ते पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 1.5 घंटे तक चला। सवाल हाइड्रो प्रोजेक्ट के 8 मजदूरों की जिंदगी का था जो तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड के कारण फंस गए थे। नाले ने नदी की शक्ल ले ली थी और 8 फंसे हुए थे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ हालात क्या है। 5 महिलाएं मजदूरी कर घर जा रही थी, तभी गुंजारी नदी में अचानक पानी का स्तर तेज हो गया। 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं तेज बहाव की चपेट में आकर बह गई। देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं। असम के काजीरंगा पार्क में पानी घुसने की वजह से जानवरों को भारी परेशानी हो रही है। काजीरंगा के 70% हिस्से में पानी भर गया है। आसपास की सड़कों पर पानी है। जानवर पार्क से बाहर निकल आए हैं। देश के 8 राज्य बाढ़ के कहर से परेशान हैं। अकेले असम में 17 लाख लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने का अनुमान है, जबकि देश भर के 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।